Hello everyone, this is our EVS class. In this class we will study the chapter number 5 interdependent on environment. हम environment में सभी जो environment में creatures हैं वो एक दूसरे पे किस तरीके से dependent है इस chapter में हम पढ़ेंगे. Dependent का मतलब क्या होता है? निर्भर. मतलब एक दूसरे पे सभी किस तरीके से निर्भर है. कोई खाने के लिए है, कोई सर्वाइवल के लिए है, तो हम सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. The world around us is our environment. हमारे आसपास का जो भी वर्ल्ड है, जो भी हमारी सराउंडिंग्स है, वो क्या है? हमारा एनवायरमेंट है. It includes everything, the air, the soil, the natural resources we are gifted with. इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है. जैसे कि इसमें एयर है, हवा है, जो सॉइल है, मिट्टी है, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें भगवान ने दिए हुए हैं. Our Earth is the only planet where life is possible. अर्थ अकेला ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है और किसी भी प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन है और वाटर है. द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज टू पार्ट्स, लैंड एंड वाटर. सरफेस, अर्थ पे सरफेस के 2 पार्ट्स हैं, या तो लैंड है या फिर वाटर है. द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. अर्थ किससे सराउंडेड है? एयर से. द एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फियर. और जो हमारे अर्थ में आसपास जो एयर होती है, हवा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. मतलब हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, वहाँ जो भी हवा मौजूद है, उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड लैंड, वाटर एंड एयर टू सर्वाइव. सभी लिविंग बीइंग्स को लैंड की, वाटर की और एयर की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए. मतलब हमें ज़िंदगी जीने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. ये क्या है? हमारी बेसिक नीड्स हैं. लैंड, वाटर एंड एयर. वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ पे अलग अलग कई सारे तरीके के प्लांट्स हैं, कई सारे तरीके के एनिमल्स हैं जो कि हमारी पृथ्वी पर रह रहे हैं. सम ऑफ दीज लिव ऑन लैंड वेयर एज सम लिव इन वाटर. उनमें से कुछ जो है कुछ लैंड पे रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं. All kinds of living beings, humans, animals and plants on the earth are called biotic component of the environment. और सभी तरीके के living beings, चाहे वो human हो, animal हो या plant हो, जो भी अर्थ पे living beings हैं, उन्हें biotic component of the environment कहा जाता है. Then all kinds of non-living things, और सभी तरीके के non-living things, मतलब कि जो जी नहीं सकते हैं, जैसे कि लैंड है, वाटर है, सनलाइट, एयर एटसेट्रा, इन्हें क्या कहा जाता है? अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. मतलब लिविंग बीइंग्स जो जीते हैं, जिनमें लाइफ होती है, ह्यूमन हुए, एनिमल, प्लांट्स, ये सब क्या हो गए? बायोटिक कंपोनेंट. और जिनमें लाइफ नहीं होती है, जैसे कि लैंड, वाटर, सनलाइट, एयर, ये सब क्या होंगे बच्चों? अबायोटिक कंपोनेंट. We should know the fact the biotic components of the environment cannot survive without abiotic component. अब देखिए, जो बायोटिक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के, वो बिना अबायोटिक कंपोनेंट के अपनी लाइफ, उनकी लाइफ पॉसिबल नहीं है. क्या आप पानी के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते हो. क्या आप बिना सनलाइट के रह सकते हो? नहीं रह सकते हो. तो अबायोटिक कंपोनेंट पे बायोटिक कंपोनेंट डिपेंडेंट है. ठीक है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. प्लांट्स क्या हैं? एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट हैं. टू मेक फूड फॉर देमसेल्व्स, उनको फूड बनाने के लिए प्लांट्स नीड अबायोटिक कंपोनेंट. उनको उनका खुद का खाना बनाने के लिए उन्हें क्या अबायोटिक कंपोनेंट की ज़रूरत है? लैंड की, मतलब ज़मीन पे पेड़ उगते हैं. देन एयर चाहिए उन्हें, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए. तो मीन्स उन्हें भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है. If you water the pot A plant daily and do not water the pot B plant, what will happen with it? The plant in the pot A remains green while in the plant in B pot has dried. यहाँ वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 2 पॉट हैं, एक पॉट A है और एक पॉट B है. अगर एक पॉट में आप, उस पेड़ में आप डेली पानी दे रहे हैं और दूसरे वाले पेड़ में, बी वाले पॉट में आप पानी नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? तो जो ए पॉट का प्लांट है वो ग्रीन बना रहेगा और जो बी पॉट का प्लांट है वो क्या होगा? सूख जाएगा. वी लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट
दैट प्लांट्स डिपेंड ऑन देयर एनवायरमेंट फॉर सर्वाइवल। इससे हमें क्या पता चलता है, प्लांट्स जो हैं वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल यानी जीने के लिए। लाइक प्लांट्स, अदर लिविंग बीइंग्स ऑल्सो नीड अबायोटिक कंपोनेंट्स टू सर्वाइव। फॉर दीज दे टू डिपेंड ऑन देयर एनवायरमेंट। जैसे प्लांट्स को ज़रूरत है अबायोटिक कंपोनेंट्स की, उसी तरीके से सभी लिविंग बीइंग्स को अबायोटिक कंपोनेंट की ज़रूरत रहती है सर्वाइवल के लिए। इसके लिए वो भी अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। लुक एट दिस पिक्चर, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इट। दिस इज ऑल्सो द होम ऑफ मैनी एनिमल्स। अब देखो ये पिक्चर में ये प्लांट है, ये एनिमल्स हैं, ये सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट हैं, ठीक है। Many animals like cow, buffalo, goat, zebra, camel, giraffe, deer, etc. depend on plants for their food. ये सारे animals plants पे depend हैं अपने खाने के लिए। Whereas some animals like the lion, wolf, tiger, etc. depend on other animals for their food. और जैसे कि lion हुआ, wolf, tiger, ये किसी और animals पे हैं, ठीक है। मतलब ये किसी एनिमल का ये मीट खाते हैं तो ये किसी एनिमल पे डिपेंडेंट है, और ये सब प्लांट ईटर हैं तो ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। लेट अस थिंक द टाइगर्स फूड इज डियर एंड द डियर्स फूड इज ग्रास। इफ देयर इज नॉट ग्रास इन द फॉरेस्ट द डियर विड नॉट बी एबल टू लिव देयर। इन सच अ सिचुएशन व्हाट विल द टाइगर ईट। अब देखिए टाइगर का फूड क्या है, डियर है, और डियर का फूड क्या है, ग्रास है। अगर फॉरेस्ट में ग्रास नहीं रहेगी तो डियर कैसे जिंदा रह पाएगा। उस सिचुएशन में जब डियर ही जिंदा नहीं रहेगा तो टाइगर क्या खाएगा, तो इनडायरेक्टली टाइगर किस पे डिपेंडेंट है, ग्रास पे डिपेंडेंट है। ये देखिए ये फूड चेन बनाई गई है, यहाँ हम फूड चेन को आगे पढ़ेंगे। द प्लांट्स और द प्रोड्यूसर्स आर ईटन अप बाय द फ्लैश ईटर्स एज देयर फूड। जो प्लांट्स होते हैं या फिर जिन्हें प्रोड्यूसर कहा गया है, जो वो कौन खाता है, प्लांट फ्लैश ईटर्स जो होते हैं वो उसे खाते हैं। बिग एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल्स मेक स्मॉल एंड वीक एनिमल्स देयर प्रे फॉर फूड। जो बिग एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े एनिमल होते हैं, वो छोटे छोटे जानवरों को अपना शिकार बना के उन्हें खा लेते हैं। दिस इज अ सर्कल ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था कि डियर जो है वो ग्रास खाता है, ग्रास को कौन खाता है, डियर, और डियर को कौन खाता है, टाइगर। तो इनडायरेक्टली टाइगर किस पे डिपेंड हुआ, ग्रास पे। इन दिस फूड चेन द डियर बिकम द प्रे ऑफ द लॉयन। डियर क्या बन गया, लॉयन का शिकार बन गया। Thus, the food chain indicates the interdependence of each level of other for its requirement. तो ये फूड चेन उनका इंटरडिपेंडेंस मतलब आपस में डिपेंडेंट, कौन किस पे डिपेंडेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब उनको किस चीज की जरूरत है। नाउ एनर्जी फ्लो इन फूड चेन। अब फूड चेन में एनर्जी फ्लो देखिए। एज वी सी इन द फूड चेन एवरी लिविंग बीइंग नीड्स एनर्जी। हर एक लिविंग बीइंग को एनर्जी की जरूरत होती है। दिस फूड चेन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन लिविंग बीइंग टू अनदर। और ये फूड चेन एक इंसान से दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर करता है। दिस इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। इसे एनर्जी फ्लो भी कहते हैं। द सन गिव्स एनर्जी टू द अर्थ। इट इज द ओनली एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है वो अर्थ को एनर्जी देता है, और ये हमारा सिर्फ अकेला और अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी हमें सन से मिलती है। प्लांट्स टेक अप दिस एनर्जी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स इस एनर्जी का यूज अपना खाना बनाने के यूज में करते हैं। देन दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। फिर यह एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। द रोल ऑफ डिकम्पोजर बिगिन्स इन द एंड व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई। और डिकम्पोजर कब आते हैं, जब प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं तो वो उस पर अपना फूड बनाते हैं। अब देखिए ये फूड चेन, ये प्रोड्यूसर है, देखो ये प्रोड्यूसर क्या है, ये ग्रेन्स हैं, राइस ग्रेन जो भी हो। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया, ये रैट हो गया। रैट ने, चूहे ने इसको खाया। देन सांप ने किसको खाया, चूहे को। फिर सांप को किसने खाया, ये ईगल ने। तो ये प्रोड्यूसर हो गया, मतलब जो ग्रास है या जो भी ग्रेन है, तो ये क्या है, प्रोड्यूसर है, मतलब यहाँ से ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है।
देन ग्रेन को किसने खाया, रैट माउस ने खाया, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। देन उसके बाद कौन खा रहा है, स्नेक, माउस को खा रहा है तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल, ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, अब अगर ये सब मरते हैं तो ये क्या होगा, फिर उन्हें कौन खाएगा, डिकम्पोजर, जैसे आंट है या जो भी है, तो ये सब क्या होते हैं, ये डिकम्पोजर्स होते हैं ना। बैलेंस इन नेचर, अब नेचर में बैलेंस की क्या जरूरत होती है, मतलब द बैलेंस ऑफ अर्थ एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेंटेन्ड बाय नेचर थ्रू द फूड चेन। अब फूड चेन के थ्रू नेचर में बैलेंस बना रहता है। बट रिमेंबर, इफ अ सिंगल लिंक ऑफ द फूड चेन इज ब्रोकन, द होल बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब। अगर फूड चेन में एक भी लिंक डिस्टर्ब हो जाती है तो पूरा फूड चेन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, इफ देयर इज इनफ पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स और ग्रास, अगर प्लांट और ग्रास ईटर की, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, या और ग्रास ईटर्स, देखो प्लांट और ग्रास ज्यादा है तो प्राइमरी कंज्यूमर और ग्रास ईटर्स विल इंक्रीज। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे या जो ग्रास ईटर्स हैं वो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। दस द फ्लैश ईटर्स लाइक लायन एंड टाइगर विल ऑल्सो हैव प्लेंटी ऑफ फूड। तो जो लायन या टाइगर रहेंगे उनके पास भी खाने को बहुत कुछ रहेगा। बट इफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स गेट रिड्यूस्ड, अगर प्लांट्स ही कम रहेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास ईटर विल इंक्रीज, बट उनकी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। दस द फ्लैश ईटर लाइक लायन एंड टाइगर विल ऑल्सो हैव प्लेंटी ऑफ फूड। उनके पास तो पर खाने की, लायन और टाइगर के पास, फ्लैश ईटर, उनके लिए खाने के पास बहुत रहेगा। बट इफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स गेट रिड्यूस, द पॉपुलेशन ऑफ grass eater will also go down, and so will happen to the population of flesh eaters. We the human beings will also affected by this. Thus the balance in nature will be disturbed. अगर ग्रास ईटर, ग्रास कम रहेगी तो ग्रास ईटर्स को भी खाने कम मिलेगा, उनकी पॉपुलेशन भी डिक्रीज होगी, और अगर उनकी पॉपुलेशन भी डिक्रीज होगी तो जो फ्लैश ईटर्स हैं उनकी पॉपुलेशन में भी कमी आ जाएगी। और इनका इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए नेचर में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। द लॉ ऑफ नेचर मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ ईच काइंड ऑफ पॉपुलेशन वेरी वेल, बट इट वुड बी अनवाइज टू डू एनीथिंग विच में लीड टू इम्बैलेंस इन नेचर। नेचर का बैलेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे नेचर का बैलेंस खराब हो। It is necessary to maintain proper balance between the biotic and abiotic components of the environment. और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि नेचर के बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में प्रॉपर बैलेंस रहे। Let us now find out how the balance in the environment can get disturbed. The increase in the population has increased man's needs. अब देखिए कैसे हम एनवायरनमेंट में बैलेंस कर सकते हैं और एनवायरनमेंट का बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। देखो, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसी के कारण इंसान की ज़रूरतें भी बढ़ रही है। पीपल नीड मोर लैंड फॉर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर, लोगों को और ज़्यादा घर की, एग्रीकल्चर की ज़रूरत हो रही है। टू मीट दीज नीड्स दे स्टार्ट क्लियरिंग द लैंड बाय कटिंग डाउन ट्रीज इन द फॉरेस्ट। और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो ज़मीन से पेड़ों को काटते जा रहे हैं और वहाँ पे घर बनाते जा रहे हैं। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट का जब कटिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज द होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। डिफॉरेस्टेशन के कारण वाइल्ड एनिमल्स का जो घर है वो बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ नेचर, इससे नेचर का बैलेंस भी बिगड़ता है। नॉट ओनली द फॉरेस्ट गिव फूड एंड शेल्टर टू द लिविंग बीइंग्स बट दे ऑल्सो कंट्रोल क्लाइमेट। फॉरेस्ट सिर्फ फूड और शेल्टर ही नहीं देते हैं लिविंग बीइंग्स को, वो क्लाइमेट भी कंट्रोल करते हैं। दे हेल्प टू हैव गुड रेनफॉल, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल फ्लड्स। वो रेनफॉल में भी हेल्पफुल रहते हैं, सॉइल इरोजन से भी बचाते हैं और वो बाढ़ को भी रोकते हैं। विद डेवलपमेंट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी द इंडस्ट्रीज ग्रो रैपिडली। टू सेट अप मोर इंडस्ट्रीज पीपल नीड मोर लैंड। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी में, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी हैं। अब इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारा लैंड चाहिए और भी कई सारे रिसोर्सेज हैं जिसमें इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत रहती है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो
है प्लांट्स जो है वो कटते जा रहे हैं। मैनी फैक्ट्रीज प्रोड्यूस वेस्ट मैटर दैट पॉल्यूट द वाटर, एयर एंड सॉइल। एमिशन ऑफ स्मोक कॉजेज एयर पॉल्यूशन। अब कई सारी फैक्ट्रीज में वेस्ट मैटर जो है वो वाटर, एयर और सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। और स्मोक निकलने के कारण क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम। पॉल्यूशन से क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट डम्प्ड ऑन द लैंड कैन मेक इट अनफिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो लैंड मतलब जमीन पे डाल दिया जाता है वेस्ट, उससे क्या होता है, जो क्रॉप्स वहाँ ग्रो कर रहे हैं उनके लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहता है, मतलब क्रॉप्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं पॉल्यूशन के कारण। इंडस्ट्रियल वेस्ट डम्प्ड इनटू द रिवर्स एंड सीज डिस्ट्रॉय द एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में या रिवर्स या समुद्रों में बहा दिया जाता है उससे एक्वेटिक लाइफ भी बहुत इफेक्ट होती है और एक्वेटिक प्लांट्स भी बहुत इफेक्ट होते हैं। Poisonous gases leaked from an insecticide plant in Bhopal caused the death of thousands of people. This is commonly known as Bhopal gas tragedy. आपने एक नाम सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी का। जो एक इंसेक्टिसाइड प्लांट था वहां से एक बहुत ही पॉइजनस गैस निकल गई थी, पॉइजनस गैस लीक हो गई थी, जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई थी और भी कई सारे इंसिडेंट हुए थे भोपाल गैस ट्रेजेडी में। ऑयल टैंकर्स कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल इन सीज व्हेन एक्सीडेंट हैपन, ऑयल स्पिल इनटू द सी एंड ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस forming an oil slick which poisons birds and fishes. Thousands of creatures die due to oil spills. अब देखिए ऑयल टैंकर्स जाते हैं समुद्रों में, उनमें से कभी कभी क्या हो जाता है, जब कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ऑयल स्पिल लीक कर जाता है, तो वो पानी की, अब वो ऑयल जो है वो पानी में तो मिलेगा नहीं है, वो पानी की सरफेस पे फ्लोट करता रहता है और एक उस पर परत जमा लेता है। अब वो क्या बर्ड्स के लिए, फिशेस के लिए पॉइजनस रहता है, जिसके कारण जब वो बर्ड्स या फिशेस पानी पीती हैं तो उनको बहुत ही हार्मफुल रहता है और कई सारे उसके कारण वो उनकी डेथ भी हो जाती है। मैनी पीपल हंट बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स फॉर प्लेजर. Due to this, several species of birds and wild animals have disappeared from the earth. The number of some others have reduced and they have become endangered species. कुछ लोग बर्ड्स का या एनिमल्स का जो शिकार है वो बिना काम के लिए भी करते हैं, तो ऐसी कई सारी स्पीशीज जो हैं वो हमारी अर्थ से अब डिसअपियर मतलब गायब होती जा रही हैं। और यहाँ पे कई सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो या तो बिल्कुल कम हो गई हैं और उन्हें एंडेंजर्ड हो गई है, ठीक है, या उनका एंडेंजर्ड होने का खतरा है। एंडेंजर्ड मतलब जो आगे जाके डेंजर में है, जो खत्म हो सकती हैं। द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल बट द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है, बट इंडिया में टाइगर की संख्या बहुत ही तेजी से घटती जा रही है. वाइल्ड लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. फॉरेस्ट प्रोवाइड अ होम फॉर वास्ट वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को घर देते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देयर एनवायरमेंट. एनिमल्स और प्लांट का उनके एनवायरमेंट से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है. सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली ऑन अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनवायरमेंट. कुछ कई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट में. व्हेन अ फॉरेस्ट इज डिस्ट्रॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आर एंडेंजर्ड और बिकम एक्सटिंक्ट. अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा या फॉरेस्ट नष्ट हो जाएगा तो कई सारे एनिमल्स एंडेंजर्ड हो जाएंगे, मतलब उनके बिल्कुल खत्म होने का खतरा रहेगा, या फिर वो एक्सटिंक्ट बन जाएंगे. एक्सटिंक्ट मतलब जिनकी प्रजाति अब है ही नहीं. अब जैसे डायनासोर है, डायनासोर क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया. और जो टाइगर जो है वो एंडेंजर्ड में है, मतलब वो आगे जाके खत्म होने के उसके चांसेस हैं. ड्यू टू द एक्सटिंक्शन ऑफ रिडक्शन of the number of any species of birds and or wild animals, the balance of environment gets disturbed. अब जैसे कि कई सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, उसके कारण हमारे एनवायरनमेंट के बैलेंस में डिस्टर्ब होता है. दिस इम्बैलेंस हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. और इसी इम्बैलेंस से
हमारी प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ पे उसका एडवर्स इफेक्ट दिखता है। सम ऑफ द एनिमल्स आर एंडेंजर्ड लाइक द टाइगर, ग्रेट इंडिया वन हॉर्न राइनोसोरस, इंडियन एलिफेंट, मस्क डियर, लेपर्ड, इंडियन वाइल्ड एस, लायन, हिमालयन ब्राउन बियर। ये सब एनिमल्स क्या है, एंडेंजर्ड है, मतलब इनको खतरा है, मतलब इनकी स्पीशीज आगे जाके पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। ठीक है, और एक्सटिंक्ट होते हैं जो मतलब प्रजाति पूरी तरीके से खत्म हो गई, जैसे डायनासोर की प्रजाति है वो अब हमारी दुनिया में नहीं है तो वो क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो गए। और एंडेंजर्ड मतलब जो है कुछ कम है, जो आगे जाके खत्म हो सकते हैं। Our government has made many wildlife and bird sanctuaries where all the wild animals and birds are fully protected. हमारी गवर्नमेंट ने कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरीज बनाई हैं, नेशनल पार्क्स हैं, जहाँ पे बर्ड्स और वाइल्ड एनिमल्स पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 governs the conservation and preservation of the endangered species both inside and outside the forest are। इस एक्ट ने ये कहा है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज जो भी हैं, चाहे वो फॉरेस्ट में है या फॉरेस्ट के बाहर है, उन्हें अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखना है। स्पेशल फॉरेस्ट गार्ड्स हु डू नॉट अलाउ हंटिंग ऑफ एनिमल्स बाय एनीबडी प्रोटेक्ट दीज स्पीशीज। Every year, the authorities count the population of each species to keep a watch on them। जो फॉरेस्ट गार्ड हैं वो किसी को भी एनिमल्स की हंटिंग नहीं करने देते हैं, वो उन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और हर साल वो अथॉरिटीज उनकी पॉपुलेशन को काउंट करती है कि उस प्रजाति में कितने जानवर हैं या कितने बर्ड्स हैं। वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज एंड पार्क्स प्रोवाइड द वाइल्ड एनिमल्स स्पेस which is similar to their natural habitat। वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरीज या नेशनल पार्क जो भी हैं वो वाइल्ड एनिमल्स या जो भी बर्ड्स हैं उनको स्पेस देते हैं रहने के लिए, वो उनका नेचुरल हैबिटेट की तरह ही होता है। द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन दीज सेंचुरीज एंड पार्क्स ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग देयर नंबर्स थ्रू रिप्रोडक्शन। और जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं इन सेंचुरीज में, और उनको हेल्प करते हैं कि रिप्रोडक्शन के थ्रू उनकी जो जनसंख्या है उसमें उनको इंक्रीज हो। सम इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क इन अवर कंट्री आर लिस्टेड बिलो। हमारी कंट्री में कई सारे नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरीज हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, शिवपुरी में है, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड स्टेट में है, उत्तरांचल स्टेट में है, हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है, पेरियार सेंचुरी केरला में है, मधुमलाई सेंचुरी तमिलनाडु में है, बांदीपुर सेंचुरी कर्नाटका में है, घाना बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है और गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। ये कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो हमारी कंट्री में है, और यहाँ पे उनको एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है, मतलब कोई उन्हें पिंजरे में या किसी में कैद करके नहीं रखा जाता है, मतलब फॉरेस्ट में ही वो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई हैं। वहाँ बहुत घने जंगल हैं, उन्हें कवर्ड करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। हमारे नेचर में हमें कैसे बैलेंस रखना है, मतलब हमारे नेचर में बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों की ज़रूरत है। बायोटिक कंपोनेंट जो है वो अबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है। इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा, तो सभी बच्चों को इसको अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करना है, क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में राइट डाउन करना है। थैंक यू एवरीवन।